हेलो एवरीवन, दिस इज अरुणा चौधरी एंड वेलकम टू एपी टीचिंग क्लासेस। आज हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे सीटेट फर्स्ट लेवल के लिए ईवीएस के पोर्शन को, जिसमें हम फर्स्ट यूनिट पक्षी वाली डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें हम कंप्लीट एक ही वीडियो में कंप्लीट पक्षी वाली यूनिट डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको जो है अलग अलग वीडियो में पढ़कर डिस्ट्रैक्शन ना हो। ठीक है, तो हम इसमें जो है चील, कौवा, बाज, शक्करपोरा और मैना, ये सभी पक्षियों के घोंसले कैसे होते हैं, किस प्रकार की विशेषताएं होती है, कौन कौन से पदार्थ से अपने घोंसले बनाते हैं। ठीक है, सामाजिक प्राणी को, सामाजिक पक्षी कौन से पक्षी को बोलते हैं, तो ये सभी डिस्कशन हम इस पूरी वीडियो में करने वाले हैं। तो अगर आप सीटेट फर्स्ट लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ईवीएस के लिए आपको ये क्लास बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल के साथ में जुड़ जाइएगा, बाकी लोगों को भी शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम है आप सभी का। तो सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पर शक्करखोरा के बाद में के बारे में, जिसे हम सूर्य पक्षी भी बोलते हैं, यानी कि सन बर्ड भी बोलते हैं। तो अगर इसके इंग्लिश के बारे में बात करें कि इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो सन बर्ड हम इसे कहेंगे। ठीक है, या फिर हम इसको कहेंगे शक्करखोरा या फिर सूर्य पक्षी। ठीक, अब देखिए पिक्चर आपके सामने है। ठीक है, यहाँ पर इनके घोंसले की भी पिक्चर दी गई है, और ये दो तरह के होते हैं, इसलिए अलग अलग कलर के यहाँ पर पिक्चर लगाई गई है। अब समझते हैं इस पक्षी की विशेषता क्या होती है और यहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो देखो, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सोल्व किया है तो उसमें आपको इससे संबंधित क्वेश्चन देखने को मिले होंगे। तो इसकी विशेषता ये होती है कि जो शक्करखोरा होता है, ये अपना घोंसला किसी छोटे पेड़ पर बनाते हैं। पहली विशेषता इनकी सबसे मुख्य यही होती है कि ये झाड़ी या फिर किसी छोटे पेड़ पर अपने घोंसले बनाएंगे, फिर छोटी डाली या फिर झाड़ी पर बनाते हैं। ठीक, बात क्लियर हो गई। तो ये बड़े पेड़ों पर अपने घोंसले नहीं बनाते। वैसे भी साइज में बहुत छोटे से पक्षी आपको दिखाई दे रहा है, बहुत छोटा सा है। ठीक है, तो उनके घोंसले में अब जहां से इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये पूछा जाएगा कि किस इसके घोंसले में रुई, पेड़ की छाल, रुई आपको देखने को मिलेगी, पेड़ की छाल, सूखे पत्ते, ठीक है, कपड़े तथा मकड़ी के जालों की प्रधानता होती है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किसके, कौन से पक्षी के घोंसले में मकड़ी के जालों की प्रधानता होती है या फिर मकड़ी के जाले पाए जाते हैं। तो आपका आंसर सीधे तौर पर हो जाएगा शक्करखोरा के, या फिर जिसे आप सनबर्ड कहेंगे। पहली बात। फिर ऑप्शन में ये भी दे देगा कि रुई, पेड़ की छाल, सूखे पत्ते, मकड़ी के जाले निम्नलिखित में से कौन से पक्षी के घोंसले में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी बताना। उल्टा भी पूछ लेगा, कौवे के घोंसले में या फिर शक्करखोरा के घोंसले में, तो आप यहाँ से आंसर आसानी से लगा दोगे। ठीक है, फिर ये प्रधानता होती है। दूसरा, इनका जो घोंसला होता है वो लटकता हुआ होता है। ठीक, शक्करखोरा इस पक्षी को इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह फूलों को सूंघकर रस को चूसते हैं। जो कहने का मतलब ये है कि जो फल होते हैं, फल में सीधी सी बात है, जो फूल होते हैं वो मीठे होते हैं, उनकी जो शक्कर होती है उसको जो है उसको चूसते हैं, उसके रस को चूसते हैं। इस वजह से इनको शक्करखोरा यानी कि शक्कर चूसने वाले या फिर जो है फलों के रस को चूसने वाले कहा जाता है। एक बात ये क्लियर हुई। दूसरी यहाँ पर ये है कि इंपॉर्टेंट इनके बारे में कि नर और मादा का आकार लगभग बराबर होता है, यानी कि ये नहीं कहा जा सकता कि इसमें मादा जो है पतली होती है, छोटी होती है, और जो है नर मतलब भारी भरकम होता है। नहीं, दोनों का आकार बराबर होता है, लेकिन नर का जो रंग होगा वो गहरा बैंगनी होगा, पहली बात, और चमकीला होगा, तथा जो इसमें मादा होगी उसका रंग जो है भूरा होगा। जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं ऊपर, ये मादा है, इसका रंग थोड़ा भूरा है, और ये जो चमकीला बैंगनी कलर का दिखाई दे रहा है ये क्या है, नर है। ठीक है, इसका घोंसला बहुत ही छोटे जालीदार वृक्षों पर होता है। जो छोटे जालीदार वृक्ष होते हैं, जिन्हें कह सकते हैं कि जो झाड़ी होती है, ठीक है, उन पर ये अपना घोंसला बनाते हैं। छोटे जैसे झाड़ी भी आप देखते हैं, झाड़ियों बहुत छोटी छोटी झाड़ी होती है, ठीक है, उन पर ये अपना घोंसला बनाते हैं। और जो घोंसला इनका होता है तो ये लटकता हुआ होता है, जो आसानी से दिखाई नहीं देता। ठीक है, जो आसानी से दिखाई नहीं देता है। अब इसमें आगे समझेंगे। अभी शक्करखोरा के बारे में हमने समझ लिया है, अब आगे हम समझेंगे कोयल के बारे में, जिसे आप कुकू बोलते हैं। ठीक है, तो कोयल क्या होती है, देखो किस प्रकार का इसका घोंसला होता है, कौन से मतलब किस तरह के पेड़ पर ये घोंसला बनाती है, कितना बड़ा ये बनाती है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि मेन बात यही है कि अपना घोंसला ही नहीं बनाती,
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही हो जाता है कि वह पक्षी कौन सा है जो पराय अपना घोंसला ही नहीं बनाता है। तो ये विशेषता होती है कोयल की। तो कोयल यह अपना घोंसला नहीं बनाती, सबसे इंपॉर्टेंट बात। फिर यह कोए के घोंसले में ही अंडा देती है। अगर ये अपना घोंसला नहीं बनाती तो कहाँ पर अंडे देगी, कहीं पर तो देगी। तो ये कोए के घोंसले में ये बड़ी चतुर होती है। कौवे से ज्यादा चालाक कोयल को माना जाता है। ठीक है, ये अपना घोंसला नहीं बनाएगी तो कहीं पर तो अंडे देगी, तो ये कौवे को चूज कर लेती है। तो ये कोए के घोंसले में जो है अंडा देगी। और कोआ क्या करता है कि कोआ कोयल के अंडे को सेता है। ठीक, कोयल बहुत ही चालाक पक्षी है। यह कोए के अंडे को उसके घोंसले से निकालकर अपने अंडे रख देती है और कौवा उन्हें अपना अंडा समझकर सेद देता है। यानी कि ये क्या करेगी कि अपने अंडे जो है उसके घोंसले में ले जाकर रख देगी, और ताकि कौवे को पता ना चले कि अंडे कैसे बढ़ गए या फिर अंडे कैसे घट गए, तो ये क्या करेगी, उन अंडों को उठा लेगी, उनको खा जाएगी और वहां पर अपने अंडे रख देंगी। ठीक है, या फिर खाती नहीं है, सॉरी, मतलब उनको गिरा देती है, नीचे गिरा देती है, फोड़ देती है और वहां पर अपने अंडे रख देती है। तो ये बड़ी चालाक होती है। तो खासकर इसका जो शौक होता है वो इसको गाने का शौक होता है, और इसमें गाने का शौक भी कौन सी कोयल को होता है, तो वो नर कोयल को होता है। तो वो नर कोयल यानी कि मादा कोयल गाना नहीं गाती है, वो नर कोयल गाती है। ठीक है, बात करें कि जमीन पर बहुत ही कम ये उतरती है, मोस्टली ये पेड़ों पर रहती है। ठीक, यह अधिकतर जो है पेड़ों पर ही रहती है और वहीं पर गाना गाती है। वैसे यह कौवे जैसे दिखते हैं, लेकिन यह छोटे तथा कौवे से इनकी पूंछ थोड़ी लंबी होती है। तो इनमें जो अंतर होता है कौवे में और कोयल में, वो ये होता है, एक तो इनका रंग गहरा होता है, दूसरा ये उनसे थोड़ी छोटी होती है, तीसरा क्या होता है कि इनकी पूंछ कौवे से थोड़ी लंबी होती है। और दुनिया की मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर जो है कि दुनिया में सबसे बड़ी कोयल का नाम क्या है, चैनल ब्रिज है। क्या नाम है, चैनल ब्रिज। ठीक है, तो यहाँ पर कोयल के बारे में हमने पढ़ा है, समझा है, इससे संबंधित इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ये भी आपने समझ लिया है। ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन आएगा कि वह कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता, तो कोयल हो जाएगी। तो कोयल कहाँ पर अपने जो है अंडे रखती है, तो कहाँ, कौवे के मतलब घोंसले में रखती है। ठीक, फिर गाना कौन सी कोयल गाती है, नर या मादा, तो नर गाएगी। ठीक है, इनकी विशेषता क्या होती है कि इनकी लंबी पूंछ होती है, रंग थोड़ा गहरा होता है और ये कौवे से थोड़े आकार में छोटी होती है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दुनिया की सबसे बड़ी जो कोयल है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है चैनल ब्रिज। ठीक है, ये आपको बताना है। अब इसमें हर एक पक्षी अपने बारे में एक विशेषता रखता है, उससे संबंधित अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये भी जरूरी है कि भले ही वो सिमिलर दिख रहा हो, लेकिन उसकी विशेषता किस प्रकार से दूसरे पक्षी से अलग है, तो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी देखो हम कौवे के बारे में पीछे भी पढ़ रहे थे, अब स्पेशली पढ़ेंगे क्योंकि इसकी अपनी अलग विशेषता है। ठीक है, तो कौवा पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर, ये ध्यान देना है आपको, अगर पूछ लिया जाए, आपसे घुमाकर पूछ लेगा कि जो कोयल के अंडे है, कोयल के अंडे वो कौवा कहाँ पर मतलब उसको सेता है, तो सीधी सी बात है, आपने जान लिया है कि कोयल के अंडे कोयल तो नहीं सेती है। ठीक है, तो कौन सेता है, कौवा सेता है, तो कहाँ पर सेगा, तो सीधी सी बात है, अगर आपको ये पता है कि कौवा अपने अंडे को सबसे ऊंची डाल पर सेता है, तो सीधी सी बात है ना कि वो ऊंची डाल पर ही कोयल के अंडों को सेगा। तो सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। कौवे के घोंसले में ही क्या होता है कि लकड़ी की टहनियों के साथ साथ लोहे के तार, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसमें सम्मिलित होते हैं। देखो लकड़ी की टहनियां होंगी, साथ साथ में लोहे के तार होंगे, तो ये काफी जो कह सकते हैं कि स्ट्रोंग अपने आप में होता है। तो लोहे के तार में अपना घर बनाता है। ठीक है, कौवा अक्सर अकेले में रहना पसंद करता है। ये कहने का मतलब ये है कि ये मतलब एक झुंड में रहना मतलब इसको नहीं पसंद आता है। दूसरा, कौवा पक्षी समझदार पक्षियों की श्रेणी में आते हैं। कौवा माइग्रेशन नहीं करता, माइग्रेशन यानी कि प्रवास नहीं करता, जहां पर पैदा हुआ है वहीं पर ये बने रहते हैं। ठीक है, आसपास ही अपना पूरा जीवन गुजारते हैं। ये कहीं दूसरे जगहों पर जो है प्रवास नहीं करते, माइग्रेशन ये नहीं करेगा। कौवा खतरा होने पर अलग तरीके की आवाज निकालते हैं और झुंड में हमला करते हैं। आपने देखा होगा कहीं पर एक कौवा कोई मर जाए तो इनका एकदम से झुंड आ जाता है, और इनकी जब उस टाइम की साउंड होती है ना तो काफी अलग टाइप की होती है, कै 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 करके इस तरीके की। ठीक है, तो इससे ये मैसेज मिलता है कि कुछ ना कुछ आपत्ति हुई है, कुछ ना कुछ घटना हुई है, तो ऐसा मतलब तब ये करते हैं।
ठीक है। कौवा पारिवारिक पक्षी होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये स्पेशलिस्ट होने, इसकी ये विशेषता स्पेशलिटी होने के कारण इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वह पक्षी कौन सा है जो मतलब पारिवारिक होता है। तो ये पक्षी यानी कि कौवा अपने आप में पारिवारिक है। क्यों? क्योंकि ये अपने परिवार के साथ में काफी लंबे समय तक अपना जीवन व्यतीत करता है। एक और मुख्य बात ये होती है कि क्या करता है कि कौवे की याददाश्त बहुत तेज होती है और यह अपने इंसानी चेहरे को काफी लंबे समय तक याद रखते हैं। ये बहुत ज्यादा मतलब याददाश्त वाले होते हैं और इंसानी जो चेहरा किसी को मतलब अगर आपत्ति इनसे होती है तो ये उसको हमेशा मतलब लंबे समय तक याद रखते हैं। ठीक है। कोई इनके घोंसले के आसपास घूम रहा हो तो इनको समझ में आ जाता है कि ये कल भी घूम रहा था, परसों भी घूम रहा था, इसका मतलब ये इंसान ठीक नहीं है, किसी ना किसी की चीज की तो तलाश में है ये। ठीक है। तो इससे ये काफी लंबे समय तक उस चीज को याद रखते हैं। दूसरा, ये लंबे समय तक अपने जो है बच्चों के साथ ही बने रहते हैं। ठीक है। ये भी इनकी एक विशेषता होती है, इस वजह से इनको जो है पारिवारिक कहा जाता है। ठीक। बात करें कलचीडी या कलचूड़ी या फिर रोबिन बर्ड। देखो, कौवे का बारे में हमने पढ़ा है और इसमें ये भी एक विशेषता होती है कि अपने बच्चों के साथ में लंबे समय तक बने रहते हैं। जैसे कि नॉर्मली हमने देखा है कि जैसे पक्षियों के बच्चे उड़ना शुरू कर देते हैं तो वो अपना मतलब साथ में छोड़ देते हैं, लेकिन कौवा ऐसा नहीं करता है। अब हम पढ़ेंगे कलचीडी और जिसे हम कलचूड़ी भी बोल सकते हैं, जिसे हम रोबिन बर्ड भी बोलते हैं। ठीक है। यानी कि कलचीड़ी कहो या फिर कलचूड़ी कहो या फिर वो रोबिन बर्ड कहो, ये तीनों का मीनिंग एक ही है। पिक्चर आपके सामने है, दिखाई दे रहा है, एकदम स्पष्ट है। तो ये जो कलचूड़ी होता है ये इस प्रकार का पक्षी होता है, दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है। इसका यहाँ का आप हिस्सा देखो, ये थोड़ा सा ऑरेंज दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है। ये भी विशेषता पूछी जाती है कि कौन से पक्षी की छाती जो है ऑरेंज कलर की होती है। ठीक है। तो कलचूड़ी जो होता है, कलचूड़ी कहो या कलचीड़ी कहो, तो अपना घोंसला पत्थरों के बीच बनाती है। कहाँ पर बनाती है? पत्थरों के बीच में। या फिर ये क्या है कि दीवार में घोंसला बना लेगी। आपने देखा होगा मोस्टली कि कोई कोई पक्षी दीवार के बीच में जब घोंसला बनाता है या फिर जो है पत्थरों के बीच में बना लेता है। ये प्लेटफॉर्म पर भी जो पटरी होती है ना, वहां पे ये घोंसला बना लेती है कलचूड़ी। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि रेल की पटरी पर वह कौन सा पक्षी है जो रेल की पटरी पर भी अपना पत्थरों के बीच में घोंसला बना लेता है, तो वो होती है कलचीड़ी। ठीक है। बात करें कि अंडों का ये परिपक्व काल इनका 15 दिन का होता है। 15 दिन में इनके अंडे पूर्ण तक पक जाते हैं। ठीक है। उसमें से बच्चे निकल आते हैं। घोंसले में कलचूड़ी पौधों की टहनियां, अगर इनके घोंसले की बात करें तो इनके घोंसले में पौधों की टहनियां, झड़े हुए बाल, जो आपके बाल झड़ जाते हैं ना, हमारे बाल झड़ते हैं, आपके झड़ते हैं, और रुई आदि सब लगाकर बिछा देती है, जिससे उसे जमीन पर लेटने में कोई दिक्कत ना हो। तो देखो, ये अपना जो बिछोना है ना, बहुत मतलब उसमें बाल को एक तरह से हम रेशम मानते हैं, तो ये रेशम का प्रयोग करती है उसमें। ये क्वेश्चन इस तरीके से घुमाकर पूछा गया है, उसको डायरेक्ट बाल ना बोलकर रेशम बोल दिया गया है। ठीक है। तो वह कौन सी पक्षी है जो अपने बिछोने को, जो अपना मतलब रेशमी बिछोना तैयार करती है? इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है। रेशमी बिछोने पर सोती है, रेशमी बिछोनों पर अंडे देती है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब आप कहोगे कि बाल को रेशम से किस तरीके से मतलब क्वेश्चन घुमाकर पूछ लिया है ना, आपको ताज्जुब हो रहा होगा। तो ये काफी मतलब बारीकी वाली चीजें होती है, इन पर ध्यान देना जरूरी है। ठीक। तो देखो, इसमें रुई का इस्तेमाल ये करती है, बाल का इस्तेमाल करती है और टहनियों का इस्तेमाल करती है, पौधों की टहनियों का। तो इस तरीके से क्वेश्चन को समझा करो कि कहाँ से मतलब इसे मॉडिफाई करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है। तो ये काफी मुलायम मतलब अपना बिस्तर तैयार कर लेती है, जिसमें रुई, झड़े हुए बाल और पौधों की टहनियां मतलब ये इस्तेमाल करती है। इसे रोबिन पक्षी भी कहा जाता है। इस पंछी की जो आवाज होती है वो मीठी होती है, तथा इस पक्षी की जो छाती होती है उसका रंग क्या है? नारंगी रंग का होता है, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर। यह पक्षी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े को खाता है तथा यह जमीन से कीड़ों को निकालकर भी खा जाता है। इसका जो भोजन है वो कीड़े होते हैं। दूसरी बात कि जो मादा पक्षी होती है, मादा पक्षी, तो मादा पक्षी इसमें घोंसला बनाएगी। ठीक है। जैसे स्त्री अपने मतलब अपना घर बनाती है, ठीक उसी प्रकार से इसमें मादा पक्षी जो है घोंसला बनाती है और वही अंडे सेती है। ठीक है। उसका काम यही होता है। जो नर पक्षी होता है, नर पक्षी यानी कि
एक तरह से पुरुष वर्ग जो है इनका, तो नर पक्षी केवल सुरक्षा करेगा, है ना, आसपास अंडों को सांप ना खा जाए या फिर कोई जो है जानवर नष्ट ना कर दे, दूसरा बड़ा पक्षी ना खा जाए, तो वो सुरक्षा करेगा एवं भोजन की तैयारी करता है। यानी अगर नर मादा जो है मादा वहां पर जो है वो कर रही है, अंडे से रही है, तो वो तो उड़कर नहीं जा सकती, वो तो उसका तो जो एक तरह का उसका पीरियड चल रहा है डिलीवरी के बाद का, ठीक है, तो उसके लिए उसको खाना भी तो चाहिए, तो खाना कौन लाएगा, वो लाएगा कौन, नर पक्षी, ठीक। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये बात है कि यह ब्रिटेन का राष्ट्रीय पक्षी है, कौन, रोबिन बर्ड, ठीक है। ब्रिटेन और अमेरिका में पाए जाने वाले रोबिन पक्षी का जो रंग होता है वो भूरा होता है, ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। बात करें कि नर और मादा पक्षी दोनों अलग अलग रहते हैं और ये संबंध बनाने के लिए मिलते हैं। ये बहुत ही अच्छा मतलब इनका कॉन्सेप्ट है कि वैसे ये अलग अलग रहेंगे, वैसे एक दूसरे को टेंशन नहीं देंगे, ठीक है, और जब भी इन्हें संबंध बनाने हो तो ये तभी मिलते हैं, ठीक है, तब तक ये अपना अलग अलग बने रहते हैं, इंडिविजुअल, जिसको जो करना है वो करो, ठीक। तो ये अपने आप में काफी अच्छा है। बात करें ये कलचीडी आपने समझ लिया है, ठीक। बात करते हैं अब दर्जन चिड़िया, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखे जा चुके हैं। क्वेश्चन तो देखो हर एक उससे पक्षी की विशेषता से आते हैं, लेकिन दर्जन चिड़िया अपने आप में क्यों स्पेशल है, क्योंकि इसकी कला घोंसले बनाने की एक दर्जी की जैसी होती है, एक टेलर की जैसी होती है। वो किस प्रकार से, क्योंकि इसको इसीलिए इसको टेलर बर्ड भी बोलते हैं। कैसे, क्योंकि जो दर्जन चिड़िया होती है, क्योंकि जो दर्जन चिड़िया होती है उस ये रहती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। कहाँ पर रहती है, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिकतर पाए जाते हैं, पहली तो ये बात है, ठीक है। जहाँ पर जो है कह सकते हैं कि जो अफ्रीका वाला एरिया ज्यादा मतलब उस मतलब क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। तो दर्जन चिड़िया उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है, जहाँ वर्षा गर्मी मतलब ये सब होता है, ठीक। तो इन पक्षियों के पंख और पीठ कैसी होती है, गोलाकार होती है। ये देख रहे हो ना आप, ये मतलब पीठ भी गोलाकार है, पंख भी गोलाकार है, तो ये गोलाकार होती है। तथा पूंछ कैसी होती है, लंबी होती है, पूंछ यहाँ पर लंबी होती है। और इनके पैर बहुत मजबूत होते हैं और चोंच कैसी होती है, घुमावदार होती है। इस तरीके से मतलब इनकी जो चोंच होती है वो घुमावदार होती है। दर्जन चिड़िया कई विशेष पत्तों को सील कर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वह पक्षी कौन सा है जो पत्तों को सील कर, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो ना, इसने पत्तों को सीला हुआ है, ये डॉट डॉट जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इसने सील रखा है। तो वह पक्षी कौन सा है जो पत्तों को सील कर अपना घोंसला बनाता है, तो वह होती है दर्जन चिड़िया। तो इसी वजह से इसको दर्जिन बोलते हैं, ठीक है। तो सील कर अपना घोंसला बनाते हैं और जिससे इनकी कारीगरी बहुत महत्वपूर्ण होती है। मादा पक्षी 4 से 5 अंडे देती है और यह अंडे धब्बेदार होते हैं। कौन सा पक्षी है जिसके अंडे धब्बेदार होते हैं, जो उष्णकटिबंधीय पक्षी है जिसके अंडे धब्बेदार होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा दर्जन चिड़िया। दर्जन चिड़िया को टेलर बर्ड भी के नाम से भी जाना जाता है। दर्जी का मतलब टेलर होता है, तो इस वजह से इसको जो है टेलर बर्ड भी कहा जाएगा, ठीक है। बात समझ गए, इसको टेलर बर्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि अपना घोंसला पत्तों को सी कर बनाती है, ठीक है। अब वो उसको सीलने में धागे का इस्तेमाल करे, किसी भी चीज का इस्तेमाल करे, बाल का इस्तेमाल करे, किसी भी चीज का इस्तेमाल वो कर सकती है, ठीक है। चलिए आगे इसमें पढ़ेंगे गिद्ध के बारे में, वल्चर जिसे बोलते हैं, ठीक है। गिद्ध आपको सामने दिखाई दे रहा है कि गिद्ध किस तरीके के होते हैं। देखो ये पिक्चर है, ये भी पिक्चर है, ये गिद्ध की पिक्चर आपके सामने है। तो गिद्ध अपना घोंसला सुनसान पेड़ों पर, सुनसान जैसे कि मतलब वीरान जंगल कहीं पड़ा हो जहां पर कोई ना जाता हो, तो वहां पर अपना घोंसला बनाते हैं। और खोखले टहनियों में, ये ध्यान देने वाली बात है कि खोखले टहनियों में घोंसला बनाएंगे तथा चील के छोड़े गए घोंसले में बनाता है। जो घोंसला चील छोड़ गई है उसमें ये अपना घोंसला बनाते हैं। और गिद्ध अपना घोंसला चट्टानों की दरारों में भी बनाते हैं। जो चट्टान होती है ना, बड़ी बड़ी चट्टान होती है, उनके बीच में दरार होती है, तो उसमें भी अपना घोंसला बनाते हैं। पारिस्थितिकी को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान ये देते हैं, ये तो आप सभी जानते हैं। यह मरे हुए पक्षियों और पशुओं को खाकर पर्यावरण की सफाई करते हैं, ठीक है। यह अक्सर झुंड में रहते हैं और यह सबसे ऊंची उड़ान भरते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि चील, बाज और गिद्ध में से सबसे ऊंची उड़ान कौन भरते हैं, तो वो गिद्ध भरते हैं, ठीक है। गिद्ध की कई प्रजाति होती है, जिसमें काला गिद्ध, राजा गिद्ध, सफेद गिद्ध। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से गिद्ध की प्रजाति जो नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए काला और सफेद
और साथ ही साथ में राजा गिद्ध। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आज यह पक्षी विलुप्त होने की कगार पर है। इस वजह से ये क्या है कि रेड डाटा बुक्स ऐसे पक्षियों की बुक होती है, उसमें ऐसे पक्षियों की लिस्ट रखी जाती है जो विलुप्त होने की कगार पर होते हैं। तो रेड डाटा बुक में यह गंभीर रूप से संकटग्रस्त यानी कि क्रिटिकली एंडेजर्ड, एक तरह से क्रिटिकली एंडेजर्ड उन पक्षियों को कहा जाता है जो एक तरह से जिनकी जो कह सकते हैं कि संख्या बहुत ही कम बच गई है, और जिनको अगर हम पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखना चाहते हैं तो उनकी संख्या को बढ़ाना पड़ेगा, या फिर उनकी प्रजाति को बढ़ाना पड़ेगा, उन्हें बनाए रखना पड़ेगा। ठीक है, हर साल 1 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, गिद्ध की संख्या में कमी, गिद्ध की संख्या में कमी डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन लगे हुए मर्द पशुओं को खाने से हुई है। आप जैसे पशु देखा होगा आपने कि जैसे भैंस का दूध निकालते, गाय का दूध निकालते, उसका बछड़ा मर गया तो क्या करते हैं मोस्टली गांव में, तो इंजेक्शन लगा देते हैं ताकि जो है भैंस वगैरह दूध दे दे, गाय वगैरह। तो वो इंजेक्शन बने होते हैं डाइक्लोफिनिक से। किससे बने होते हैं? डाइक्लोफिनिक से। इससे होता क्या है कि गाय भैंस अपना दूध दे देती है। जब वही गाय भैंस मरती है तो वो उनकी ब्लड में वो चीज पहले से ही इंजेक्ट होती है, और ये क्या होते हैं, ये मर्द पशुओं को ही खाते हैं। ठीक है, मर्द चीजों को खाते हैं, मरी हुई चीजों को खाते हैं। तो जब ये उनको खाते हैं तो वो चीज गिद्धों के शरीर में भी चली जाती है, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस वजह से ज्यादा गिद्ध मर रहे हैं, उनकी संख्या में इस वजह से कमी आ रही है। तो डाइक्लोफिनिक इंजेक्शन किसकी मृत्यु का कारण है या फिर किसके विलुप्त होने का कारण है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस तरीके से बनेगा मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो ये गिद्धों का मतलब विनाश है, या फिर कह सकते हैं कि इससे गिद्धों की संख्या में कमी आ रही है। ठीक, बात करें नेक्स्ट यहाँ पर समझेंगे बाज के बारे में, जिसे हम हॉक बोलते हैं। ठीक है, तो हॉक जो है काफी तेज गति से अपने शिकार को पकड़ने में सक्षम होते हैं। ये काफी फास्ट होते हैं, स्पीडली दौड़ मतलब जो है उड़ते हैं। देखो सबसे ऊंची उड़ान कौन भरता है? गिद्ध भरता है। लेकिन सबसे फास्ट यहाँ पर कौन दौड़ रहा है या फिर उड़ रहा है? तो वो बाज है। यह उड़ते उड़ते पक्षियों का भी शिकार कर लेते हैं, है ना। बाज की उड़ने की गति गिद्ध एवं चील से अधिक होती है। स्पीड की बात हो रही है, ऊंचाई की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो स्पीड की बात हो रही है, स्पीड में सबसे ज्यादा फास्ट होता है। तो बाज अपने आप में चील और गिद्ध से भी ज्यादा फास्ट होता है। इनके पेट पर धब्बे एवं पंख काफी फैलावदार होते हैं। तो आप ये इनके देख रहे हैं ना, पेट पर यहाँ पर धब्बे धब्बे होते हैं। ठीक है, उनके पंख जो है काफी फैले हुए हैं, इस तरीके से दूसरे किसी पक्षी के आपको देखने के को नहीं मिलेंगे इस तरीके से। तो जिसके पंख फैले हुए हैं, जिसके पेट पर धब्बे हैं, ठीक है, तो वो अपने आप में बाज होता है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये जो है बहुत ज्यादा फास्ट दौड़ता है गिद्ध से और चील से। ठीक है, और इसकी विशेषता होती है कि ये मतलब उड़ते उड़ते पक्षियों का भी शिकार कर लेता है। जैसे चिड़िया हुई, उड़ रही है तो उसको उड़ते उड़ते उसने शिकार कर लिया। ठीक है, इस तरीके से भी शिकार कर लेता है, काफी तेज होता है ये शिकार को पकड़ने में। अब बात करेंगे चील की, है ना। तो चील का आप देख रहे हो, इसके पंजे देखो कितने खतरनाक है। ठीक है, और इसके जो घोंसला भी, यहाँ पर एक घोंसले की पिक्चर है। तो अब समझेंगे इसके बारे में, चील के बारे में। तो देखो चील क्या है? एक शिकारी पक्षी है। ये आपको ध्यान देना है कि शिकारी पक्षी है। निम्नलिखित में से कौन सा शिकारी पक्षी है? गिद्ध, बाज, चील। तो आपको बताना है कि चील एक शिकारी पक्षी है जो अपने अचानक झपट्टे के द्वारा शिकार करता है। ठीक है, झपट्टा मारता है अपने, जो है आपने देखा होगा कई बार जो है एकदम से चूहा आपके सामने है और एकदम से वो चूहा जो है आपको आसमान में डायरेक्ट दिखाई देता है। वो कैसे? क्योंकि उसको चील एक सेकंड के पलक पलक झपकते जो है उसको उठाकर झपट्टा मारकर ले जाती है। यह गिद्ध की अपेक्षा छोटे होते हैं। गिद्ध थोड़ा बड़ा होता है, ये थोड़े छोटे होते हैं। इनकी आंखें एवं दृष्टि काफी तेज होती है। इनके पंजे एवं नाखून तीखे एवं नुकीले होते हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं। चील सबसे ऊंचे पेड़ पर ही अपना घोंसला बनाती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो चील घोंसला बनाती है सबसे ऊंचे पेड़ पर ही। जैसे गिद्ध घोंसला बना रहा था वीरान में, लेकिन ये घोंसला बना रही है कहाँ पर? सबसे ऊंचे पेड़ पर। तो ये अपनी विशेषता है। चील के उड़ने की जो ट्रेनिंग होती है मादा चील ही देती है। यानी चील को जो उड़ने की ट्रेनिंग देगी, जो नर चील होता है
नर चील, उसको चील को उड़ने की ट्रेनिंग कौन देती है, मतलब नर हो या फिर जो है मादा हो, अपने बच्चों को अगर ट्रेनिंग देती है तो वो मादा चील ही देती है। कहने का मतलब ये है ना, मतलब बच्चों को उड़ना कौन सिखाती है, मादा चील ही सिखाती है। अगर बात करें इन तीनों की विशेषता की तो देखो, बाज, चील और गिद्ध मनुष्य से 4 गुना दूरी अधिक स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यानी अगर आप जो है 100 मीटर तक स्पष्ट देख सकते हो तो ये आपसे 400 मीटर तक जो है आपके बजाय 400 मीटर तक स्पष्ट देख सकते हैं। ये इनकी अपनी विशेषता होती है। ठीक है, इनकी इतने जो है दृष्टि क्लियर होती है। वीवर पक्षी या वया, जिसे हम वीवर बोलते हैं, ठीक है, वीवर कहो, वीवर पक्षी कहो या वया कहो, ये जो पक्षी है, वीवर होता है मतलब एक तरह से किसी चीज को बुनना, बुनाई करना। तो इनका घोंसला आप देख रहे हो, ऐसा नहीं लगता है कि ये किसी ने कुछ ऐसे उठपटांग करके बना दिया, ऐसा लगता है ये वाकई जो है किसी ने बुना है। मतलब इसकी जो इसमें जो संरचना होती है वो कुछ इस तरीके की होती है, जैसे हम स्वेटर नहीं बुनते, कपड़ा नहीं बुनते, तो इसके घोंसले की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है जैसे इसको बुना गया हो वाकई। ठीक है, इसी इस तरीके से आपने अगर इस तरह के घोंसले तोड़कर देखे हैं तो उसकी संरचना आप बारीकी से देखना तो बड़ी महीन आपको संरचना देखने को मिलेगी। और देखो इसमें काफी मतलब उम्दा इंटरेस्टिंग इनकी कहानी होती है, ये बहुत ज्यादा मतलब इंटरेस्टिंग होता है। इन पक्षियों का दुनिया में सबसे खूबसूरत घोंसला बनाने की कला होती है ना, सबसे खूबसूरत आपको ये दिखाई दे रहा होगा। ये बड़े पसंद आते हैं, जब खेत वगैरह में जाते हैं तो ये लटके रहते हैं, तो बहुत पसंद आते हैं, हम भी तोड़कर लाते हैं, आप भी तोड़कर लाते होंगे, आप भी लाए होंगे। ठीक है, इन्हें इंजीनियर पक्षी भी कहते हैं। भाई इंजीनियर से कम काम तो ये कर नहीं रहे हैं, वाकई बहुत अच्छा घोंसला बनाते हैं। तो अपने आप में इंजीनियर की कला है कि नहीं है। देखो यहाँ से मतलब वो इनकी जो मतलब एक तरह की वाइफ है, ठीक है, वो यहाँ से एंट्री करेगी, यहाँ पर जो अंडे देगी, मतलब यहाँ पर विश्राम करने की चीजें अलग से बनाई गई हैं। ठीक, तो ये अपने आप में बेहद ही इंटरेस्टिंग है। तो जो कला है जो सराहनीय है। ठीक है, तो बात करें कि यहाँ यह अपना घोंसला लटकता हुआ लांटिन जैसा बनता है। देखो लांटिन जैसी संरचना आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है, तो लांटिन जैसा घोंसला कौन सा पक्षी बनाता है, तो वीवर पक्षी बनाता है, इसे इंजीनियर पक्षी भी कहते हैं। और घोंसला बनाने की जिम्मेदारी भैया नर पक्षी की होती है, मादा इसमें कुछ नहीं करती है। मादा सिर्फ क्या करती है, मादा देखती है, अगर उसे घोंसला पसंद आता है तो वो फाइनल करती है, नहीं तो जो है नर का काम होता है कि वो क्या करेगा कि देखो यह जो है एक साथ में कई घोंसला बनाता है। ठीक है, मादा वह अपनी पसंद के अनुसार घोंसले में अंडा देगी। अगर जो नर है, नर पक्षी आधा घोंसला बनाएगा। ठीक है, यदि मादा को पसंद आता है तो तभी वो उसे पूरा करता है, वरना फिर वह दूसरा घोंसला बनाने लग जाता है। मादा यहाँ पर क्या काम करती है, देखेगी कि मेरा जो घोंसला है वो सुंदर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर उसे समझ में नहीं आता, उसे अच्छा नहीं लगता, तो वो मना कर देती है कि मैं उसमें जो है मुझे दूसरा घोंसला चाहिए। तो जो है नर फिर क्या करता है कि उस घोंसले को अधूरा छोड़ देगा, जैसे यहाँ पर अधूरा छोड़ दिया। ठीक है, अब इसे आगे नहीं बनाएगा, फिर वो दूसरा घोंसला बनाएगा नया एकदम बढ़िया डिजाइन से। ठीक है, जब उसे लगता है कि हाँ ये बहुत ज्यादा सुंदर बना है, अब मैं इसमें अंडे दूंगी, तो तब अपनी मर्जी से वो उसी में अंडे देती है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि एक ही पेड़ पर कई कई घोंसले लटके रहते हैं, है ना। तो इस चक्कर में मतलब पसंद आने के चक्कर में वो कई कई घोंसले बन जाते हैं। तो वही यहाँ पर मतलब एक तरह से इनकी जो बॉन्डिंग है और अंडरस्टैंडिंग है और जो मतलब एक तरह का प्यार है, तो काफी अच्छा मतलब इन पक्षियों के बीच में रहता है। तो ये बहुत ही अच्छा लगा। ठीक है, बात करें बसंत गोरी बारबेट पपीहा की। ठीक, तो इनका क्या होता है कि देखो आप यहाँ देख रहे होगे, ये घोंसला नहीं बनाते, ये खोखर में ही जो मतलब जो पेड़ दुबले हुए रहते हैं या फिर कह सकते हैं कि जिनको कीड़े खा गए, ठीक है, वहां पर अपना छेद बनाकर घोंसला बनाते हैं। तो यह पक्षी पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे देती है। बसंत गोरी कीड़े खाने वाला पक्षी होता है जो बसंत के समय सुरीली आवाज निकालता है, और इसके बारे में कहावत है कि यह वर्षा का ही जल पीती है। यानी नॉर्मल जल नहीं पीती, कहीं पर भी भरा हो, ये सिर्फ और सिर्फ वर्षा जब पड़ेगी तभी उसका जल पिएगी। ठीक है, तो ये उससे पहले जल नहीं पीती है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ वर्षा के जल पर कौन निर्भर रहता है,
या फिर पानी पीने के लिए वर्षा का इंतजार कौन करता है, या फिर वसंत का पक्षी किसको कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट, वसंत का पक्षी किसको कहते हैं, तो वसंत का पक्षी किसको कहेंगे, बसंत गोरी को कहेंगे। ठीक है, गोरी इंडिविजुअली आपको सिर्फ ऑप्शन में गोरी दे देगा, बसंत गोरी नहीं देगा। ठीक है, बारबेट कहे या फिर पपीहा लिख देगा। ठीक है, पपीहा जो कह सकते हैं कि बसंत में ही, मतलब मौसम जब बारिश पड़ती है तभी बोलते हैं पपीहा। ठीक, तो ये आपको ध्यान देना है, ये इसकी विशेषता होती है। पाखता, पाखता जिसे डव बोलते हैं। ठीक है, तो ये बत्तख जैसी दिखती है, पहली बात, इसको इस वजह से डव बोलते हैं। तो पाखता, इस पंछी का घूं पक्षी भी कहते हैं। आपने देखा होगा ना, खेत वगैरह फिर सुनसान जगह पर आप जाते हैं तो घूं घूं की आवाज आपको सुनाई देती है, तो यही वो पक्षी होता है जो घूं घूं की आवाज करता है। यह अपना घोंसला कैक्टस कांटेदार पत्तियों के बीच या फिर मेहंदी की मेड़ पर बनाते हैं। देखो देखने में कितना ज्यादा ये मासूम क्यूट लग रहा है। ठीक उसी प्रकार से घोंसला एकदम अपोजिट बनाता है, कांटेदार पत्तियों में बनाएगा। वह कौन सा पक्षी है जिसका घर कांटेदार होता है, जिसका घोंसला कांटेदार होता है, या फिर जो है कैक्टस, कैक्टस आपने देखा हो ना, कटीला जो मतलब पौधा होता है उसमें बनाता है, कैक्टस के पत्तियों के बीच में। तो कौन सा पक्षी होता है, तो वो होता है फाख्ता या डव। ठीक है, ये आपको बताना है। चलिए, यहाँ तक आपने समझ लिया। अब मैना के बारे में पढ़ेंगे। मैना पक्षी, कॉमन मैना बर्ड्स। ठीक है, तो यह अपना घोंसला भी तने के छेद करके बनाती है। मैना अपनी गर्दन को झटके से पीछे करती है। यह मुख्यतः रेगिस्तान में पाई जाती है। तो ये पक्षी तो आपने बहुत देखे होंगे, इसको मैना बोलते हैं। ठीक है, इसकी विशेषता होती है कि कौन सा वह पक्षी है जो झटके से अपने गर्दन को जो है दाएं बाएं घुमा सकता है, तो वह पक्षी है कौन सी, मैना। और ये रेगिस्तान का पक्षी है, पहली बात ये है। दूसरी बात, इसका जो घोंसला है ये किसी पेड़ वेड़ पर नहीं बनाती है, ये तो तने में छेद करके बनाती है। किसमें, तने में छेद करके। तो ये आपको ध्यान रखना है कि निम्नलिखित में से तने में छेद करके जो घोंसला बनाते हैं तने में छेद करके, तो वह कौन कौन से पक्षी है, ये साथ साथ में आपको लिस्ट बना के चलनी है। उल्लू पक्षी की बात करें तो देखो, रात्रिचर प्राणी तो उसको बोलते ही है क्योंकि रात में निकलता है, जो रात में जगता है। अपनी गर्दन को पूरी तरह 360 डिग्री पर कौन घुमा देता है, पूरी तरह गोल एकदम, तो वो इसकी विशेषता, सिर्फ ये विशेषता उल्लू में ही पाई जाती है। इसके कान बहुत संवेदनशील होते हैं। यह पत्ते के खरखर आने की आवाज सुन लेता है। ठीक है, चूहा जो होता है इसका विशेष भोजन होता है, और यह अपना घोंसला पुरानी पेड़ों की खोलों में बनाता है। यानी कि जो पुराने पेड़ होते हैं ना, वो खोखले से हुए रहते हैं, तो उसमें देखा होगा मोस्टली वहीं पर उल्लू जो है रहते हैं। तो यह मोस्टली बरगद के खोलों में अपना घोंसला बनाते हैं। बरगद, जितने भी पुराने बरगद के पेड़ होते हैं वो पुराने हो चुके, तो बहुत पुराने पुराने पेड़, उसमें बड़ी बड़ी खोकर बनी होती है, तो ये वहीं पर जो है अपना घोंसला बनाते हैं। ठीक है, वहीं पर रहते हैं। चलिए समझते हैं अब गौरैया के बारे में। गौरैया, ये पक्षी आपके सामने ये विलुप्त होने की ही कगार पे है, बहुत कम दिखाई देती है गौरैया भी। तो यह पक्षी अपना घोंसला घर के आसपास, आईने के पीछे या फिर अलमारी के पीछे तो कहीं भी बना लेती है। ये इतनी मतलब कॉमन सी होती है, कहीं भी बना लेती है। हमारे स्कूल में पंखे के ऊपर मतलब क्लासरूम में बनाया हुआ है, जबकि नीचे पंखा चल रहा है, ऊपर जो थोड़ी सी जगह होती है ना उसमें ये घोंसला बनाए हुए हैं। तो कुछ वो मतलब खास वो नहीं रहता है। ठीक है, दीवारों के पीछे मतलब बना लेती है, दीवारों के आले में बना लेगी। तो मोबाइलों से निकलने वाले रेडिएशन की वजह से इनकी संख्या काफी कम हो गई है। तो दिल्ली सरकार द्वारा इसे अपना राज्य पक्षी घोषित किया गया है। वह कौन सा पक्षी है जो दिल्ली सरकार का पक्षी, राज्य पक्षी है, तो वह कौन सी है, गौरैया है। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, 20 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, कबूतर, कबूतर बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि अपना घोंसला मकान में, खाली जगह या फिर खंडर मकान में बनाता है। और ये कैसा पक्षी है, ये पालतू पक्षी है। ठीक है, पालतू पक्षी में मतलब आपने देखा होगा ना, लोग कबूतर पालते हैं, तो ये अपने आप में पालतू पक्षी है। ठीक, अभी तो हमने समझा एक एक पक्षियों के बारे में। ठीक है, अब समझेंगे इनसे संबंधित जो ओवरऑल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पक्षियों के बारे में। तो पक्षियों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक एक को हमने बहुत अच्छे से समझा है, इनसे इनकी विशेषताओं को समझा है। तो ये अपने आप में क्या क्या विशेषता रखते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया है। अब अपने इनसे इंपोर्टेंट जो महत्वपूर्ण तथ्य भी समझते हैं। तो देखो, सबसे पहला यह है कि पक्षी घोंसले में अंडा देते हैं तथा जब अंडे से बच्चे बड़े हो जाते हैं वह अपना घोंसला छोड़ देते हैं। लेकिन सबसे लास्ट में कौन छोड़ता है, कौवा। कौवा बहुत लंबे समय तक अपने बच्चों के साथ में रहता है। दूसरी बात, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं कि पक्षी सुनते
सुनने का माध्यम क्या होता है उनका? तो आप कहोगे कि पक्षियों के कान तो होते नहीं है ना? तो लेकिन उनके कान होते हैं पर वे दिखाई नहीं देते, ये कंफ्यूजन बड़ा होता है। आप गौर करके देखते हो कि पक्षियों के कान होते तो है नहीं, फिर वो सुनते किससे हैं? आपको लगेगा आंख से सुनते होंगे, जीभ से सुनते होंगे, नहीं, उनके कान होते हैं लेकिन वह दिखाई नहीं देते। इनके जो कान होते हैं वो सर के दोनों साइड होते हैं, छोटे छोटे छेद के रूप में, जो पंखों से ढके रहते हैं। ठीक है, छोटे छोटे जो पंख नहीं होते हैं, छोटे छोटे बहुत ज्यादा, तो उनसे वो ढके रहते हैं, तो हमें कभी दिखाई नहीं देते। तो इसीलिए कंफ्यूजन हो जाता है कि वो सुनते, उनका सुनने का माध्यम क्या है, उनके पास में कान होते हैं। ठीक है, ज्यादातर पक्षी अपनी आंख की पुतलियों को घुमा नहीं पाते। बहुत से पक्षी होते हैं जो घुमा नहीं पाते। ठीक है, इसलिए वे गर्दन घुमाकर देखते हैं। तो बहुत सारे पक्षी अलग अलग आवाज निकालते हैं और खतरे के समय इन आवाजों का प्रयोग करते हैं जिससे वे शिकार से बच सके। ठीक है, आपने देखा भी होगा। तो पक्षियों की आंखें दोनों साइड होती हैं, समझ रहे हो? वह दोनों आंखों से अलग अलग दिशा में देख लेते हैं। यानी कि अगर एक पक्षी को अपने राइट में देखना है तो वो राइट वाली आंख से देख लेगा, उसी को मतलब लेफ्ट लेफ्ट में देखना है तो घूमकर नहीं देखेगा, अब लेफ्ट वाला हिस्सा वो लेफ्ट आंख से देख लेगा। ठीक है, फिर वो सामने मतलब देखने के लिए कौन सी आंख का प्रयोग करेगा? तो सामने देखने के लिए दोनों आंखों का प्रयोग करेगा। ठीक है, सामने देखने के लिए वो क्या बन जाएगा, वो एक तरह से उभयचारी जिसे कह सकते हैं ना, कि मतलब उभयचारी तो नहीं बोलेंगे, मतलब वो दोनों आंखों का जो है प्रयोग करेगा सामने देखने के लिए। वीवर पक्षी, वीवर जो मतलब हमने देखा नहीं था, वीवर जो मतलब जो बुनाई कर रहा था। ठीक है, वीवर पक्षी दुनिया का इंजीनियर पक्षी। ठीक है, इसको कहते हैं क्योंकि यह घोंसला बहुत ही अच्छे तरीके से बनाता है, जिसकी हमने अभी कहानी पढ़ी। ठीक, बात करें कि पक्षियों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है कि दर्जन चिड़िया, जो टेलर चिड़िया भी बोलते हैं जिसको हम, दर्जन चिड़िया एक अनोखी चिड़िया है जो अपना घोंसला बनाने के लिए सिलाई का कार्य करती है। ठीक है, चील, बाज, गिद्ध तथा तोते की चोंच हुक की तरह घुमावदार होती है। कैसे? ऐसे, ऐसे। ठीक है, तो ये हुक की तरह घुमावदार होती है। किसकी? चील, बाज, गिद्ध तथा तोते की। गोरैया, कबूतर की चोंच बड़ी मजबूत होती है कि जो आसानी से अनाज को तोड़ने में सफल होती है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है आपको कि गोरैया और कबूतर की चोंच किस में मददगार साबित होती है, तो वो किसी भी चीज को तोड़ने में, किसी भी अनाज को तोड़ने में मददगार साबित होती है। जो पक्षी मिट्टी या कीड़े कीचड़ से अपने शिकार करते हैं उनकी चोंच पतली एवं नुकीली होती है। ये ध्यान देना है कि जो पक्षी मिट्टी या फिर कीड़े कीचड़ से मतलब खाना खाते हैं, निकाल कर कीड़े 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 निकाल निकाल कर खाते हैं, तो उनकी चोंच कैसी होगी? उनकी चोंच नुकीली होगी, पतली होगी। सारस बगुला, है ना, यह पक्षी पानी से अपने शिकार को पकड़ते हैं। ठीक, जैसे मछलियों को पकड़ना, कीड़े मकोड़ों को पकड़ना, इसलिए इनकी चोंच कैसी होती है? लंबी होती है, क्योंकि पानी में जो है अंदर जाकर उन्हें जो है वो मतलब निकाल के लाना पड़ेगा, कीड़े को, मछली को, जैसे भी है। यह पतली सुई के जैसी होती है। फ्लेमिंगो, हंस, बत्तख ऐसे पक्षी है जो अपनी चोंच में छानने की या फिर निस्पंदन की प्रणाली को रखते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वह विशेषता यानी निस्पंदन की विशेषता किसकी चोंच में पाई जाती है? फ्लेमिंगो, हंस और बत्तख की चोंच में। कहने का मतलब ये है कि जब वो चीजों को खा रहे हैं और कोई ऐसे मतलब मछली के साथ साथ में जो है कंकड़ भी आ गई, पत्थर भी आ गई, तो क्या है, आप उसको जो है मछली को छोड़ देंगे, कंकड़ को, पत्थर को छोड़ना चाहेंगे तो मछली भी निकल के भाग जाएगी। तो वो क्या करेंगे कि भोजन करते समय अगर अवांछनीय पदार्थ आ जाते हैं तो उसे छानकर वो अलग कर देते हैं। ठीक है, वो बार बार उसे जो है उसमें पानी में डुबकाएंगे अपनी चोंच को। ठीक है, और वो बड़ी बारीकी से जो है पत्थर को निकाल देंगे और मछली को जो है चोंच में बनाए रखेंगे। तो वो छानने का, जैसे मछली के साथ साथ रेत भी आ गई तो बार बार चोंच मारेंगे ताकि रेत जो है छन जाए और मछली बच जाए। तो ऐसा भी वो करते हैं, उनकी चोंच में छानने की मतलब निस्पंदन की विशेषता होती है। ठीक, तो बात करें और महत्वपूर्ण अन्य तथ्यों के बारे में। जो पक्षी पानी में अपने शिकार पर जाते हैं या उनका जीवन अधिकतर पानी में निकलता है, जैसे हम बत्तख को देखते हैं या फिर जो है अन्य पक्षी होते हैं, तो उन पक्षियों के पंजे झिल्लीदार होते हैं जिससे वे तैर सके, जैसे बत्तख के पंजे, राजहंस के पंजे, फ्लैमिंगो के पंजे। ठीक है, ये कैसे होते हैं? ये झिल्लीदार होते हैं, इनमें झिल्ली बनी होती है। ठीक है, मतलब बीच में जगह नहीं होगी, लेकिन जो है मतलब गहरी गहरी बीच में ही जो है झिल्ली होगी। ठीक है, मतलब अलग नहीं होंगे, पंजे अलग अलग नहीं होंगे, मैं बना नहीं पा रही हूँ, सॉरी, मतलब पंजे इस तरीके से अलग अलग नहीं होंगे,
पंजे तो मतलब जुड़ा हुआ होगा, लेकिन जो है बीच में जो है इस तरीके से बीच बीच में झिल्ली होगी। जो पक्षी पानी के किनारे वाली सतह पर अपने शिकार को पकड़ते हैं, उनके पंजे की उंगलियां लंबी होती हैं। भाई आप जो है किनारे से किसी चीज को पकड़ोगे, तो शिकार को पकड़ोगे, तो जो पंजे की उंगलियां हैं वो लंबी निश्चित तौर पर बनानी, पक्षियों की ऐसी लंबी लंबी जो है उंगलियां बनी होती हैं, तथा टांगे लंबी होती है और चोंच भी लंबी होती है, ताकि वह पानी के साथ जमीन में भी थोड़ी बहुत जा सके, जैसे सारस, बुगला, क्रेन। तो ये आपको ध्यान देना है कि वह कौन सा पक्षी है जिसके पंजों की उंगलियां लंबी होगी, टांगे लंबी होगी, चोंच लंबी होगी। ठीक है, तो वह कौन से पक्षी है? सारस, बगुला और क्रेन। कुछ पक्षियां अपने शिकार को पकड़ने के लिए, उसे फाड़ने, उसे खाने के लिए पंजों की आवश्यकता होती है। इसलिए उन्हें उनके जो पंजे है, ठीक है, इसलिए उनके पंजे नाखून काफी तेज होते हैं, जैसे चील, गिद्ध, उल्लू। इनके पंजे बहुत पैने होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी विशेषता होती है ये अपने खाने को फाड़ कर खाते हैं। कैसे? फाड़ कर होते हैं, तो फाड़ने के लिए इनके जो है जो पंजे होते हैं वो नुकीले होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं कि अपने भोजन को फाड़ कर कौन खाता है? तो चील, गिद्ध, उल्लू। ठीक है, अपने मतलब वह कौन सा पक्षी है जिसके जो पंजे की उंगलियां लंबी होती है, टांगे लंबी होती है और जो चोंच लंबी होती है? तो सारस, बगुला, क्रेन। और वह पक्षी कौन सा है जिसमें कह सकते हैं कि जिनके पंजे झिल्लीदार होते हैं? तो उसके पंजे, किसके पंजे झिल्लीदार होते हैं? तो बत्तख के, राजहंस के, फ्लेमिंगो के। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको यही ध्यान देना है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात करें कि चील का मुख्य पसंदीदा भोजन क्या है? तो चूहा है। वो चूहे को तो मोस्टली पकड़ के ले जाती है। कटफोड़वा पेड़ के तने में छेद कर देता है और वहां पर छुपे हुए कीड़ों को खा जाता है। बसंत गोरी और कटफोड़वा यानी कि वुड पीकर और मैना पेड़ के तने के छेद कर सकते हैं तथा अपना घोंसला बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेड़ के तने में छेद करके घोंसला कौन कौन से पक्षी बनाते हैं निम्नलिखित में से? तो बसंत गोरी और कटफोड़वा और मैना, ये आपको आंसर में लगाना है। ठीक है, पक्षियों के पंख उनके उड़ने में मदद करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पक्षियों के पंख उनको किस प्रकार से मदद करते हैं? तो पहला, तो वो उड़ने में मदद करते हैं। दूसरा, उनके शरीर को गर्म रखते हैं। तीसरा ये है कि उनकी एक विशेषता यह भी है कि वो पक्षियों के पंख जो पुराने हो जाते हैं वो गिर जाते हैं, ठीक है, फिर नए आ जाते हैं। तो ये उनके पंखों की विशेषता होती है। बाज और चील, गिद्ध के जैसे बाज है, चील है, गिद्ध है, ये मनुष्य से 4 गुना दूरी पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने समझा पक्षी यूनिट से संबंधित पूरे के पूरे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। पूरा डिटेल से थ्योरी को हमने पढ़ा है, ठीक है, अच्छे से समझा है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस क्लास के बाद में आपको पक्षी वाली यूनिट में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, ठीक है। जिसके लिए भी क्लास वैल्यूएबल हो सकती है उन्हें जो उनको वहां तक ये क्लास शेयर करें। क्लास अच्छी लगी हो तो बिल्कुल लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप डायरेक्ट हमारे कॉन्टैक्ट नंबर से जुड़ना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर है। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन जरूर करें एपी टीचिंग के क्लास के नाम से, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इसको पीडीएफ को बहुत अच्छे से आपको पढ़ लेना है, अपने पास सेव करके रख लेना है। एग्जाम के टाइम पर आपको जो है रिवीजन के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। तो तब तक के लिए लेना चाहेंगे आपसे विदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड थैंक यू। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।